हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम्प क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज, जिसमें हम लोग आज पार्ट 1 में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर, इनएक्टिव न्यूक्लियर क्या होती है आपकी, रेजोनेंस, फ्लिपिंग एंड सैचुरेशन फिनोमेनन क्या होता है, लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन क्या है। तो आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एनएमआर सिलेबस में दिया हुआ है तो ये वीडियोज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे एनएमआर लिखा हुआ है, इस एन का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, न्यूक्लियर। एम का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक। एंड आर का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस। तो हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो एनएमआर क्या है आपका, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, एटॉमिक न्यूक्लियर की बात करने वाले हैं, उनके मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करने वाले हैं, और उनसे जो रिलेटेड इशू है, फिनोमिनन है, हम लोग क्या बात करेंगे, रेजोनेंस। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग दो टाइप के एनएमआर पढ़ते हैं यहाँ पे, प्रोटोन एनएमआर, या फिर आप लोग उसको बोल सकते हो 1H एनएमआर, और सेकंड हम लोग पढ़ते हैं 13 कार्बन एनएमआर। तो ये दो टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो हम लोग जनरली स्ट्रक्चर के इलुस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 13 कार्बन क्यों लिखा, 12 कार्बन क्यों नहीं लिखा, अभी हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इट इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किसका टाइप है आपका, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपने पढ़ा होगा दो टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एक होती है एमिशन और एक होती है एब्जॉर्प्शन। तो जो आपकी एनएमआर है वो किस टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब क्या है, हम लोग स्टडी करेंगे वो हम लोग एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी की स्टडी करने वाले हैं, इन विच सैंपल एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। तो क्या बोल रहा है, मान लीजिए कोई सैंपल है, हमने उसको इरेडिएट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, तो वो इरेडिएशन किस रीजन में होने वाला है, आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। इसी रीजन में हम लोग क्या करेंगे, आपका एनएमआर को स्टडी करेंगे। कौन से रीजन में स्टडी करोगे आप लोग, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, जिसकी रेंज आपको यहाँ पे दी हुई। नेक्स्ट देखें, एनएमआर सिग्नल्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1945 बाय प्रूसेल एंड ब्लॉक। तो किसने स्टडी किया था 1945 में, सबसे पहले प्रूसेल एंड ब्लॉक। NMR give informations about the number of magnetically distinct atoms। यहाँ पे लोग magnetically distinct atoms को क्या क्या मान सकते हैं, आपके chemically distinct atoms। जो atoms या न्यूक्लियाई आपकी chemically different होगी या फिर distinct होगी, उसको हम लोग स्टडी करेंगे किससे, आपके NMRs। ठीक है, वैसे हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, दो टाइप की न्यूक्लियाई होती है आपकी, एक होती है केमिकल इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई और एक होती है मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई। लेकिन अभी हम लोग बेसिक्स यहाँ पे सिर्फ इतना ही जानेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लियर का डिफरेंट एनवायरमेंट होता है। क्यों, क्योंकि वो डिफरेंट एटम से या बॉन्ड से अटैच्ड होता है, इस वजह से हम लोग एनएमआर से उनकी स्टडी कर सकते हैं। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर टू द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर वाज मेड इन 1955 एंड इथेनॉल वाज द फर्स्ट कंपाउंड। तो सबसे पहले इथेनॉल कंपाउंड था जिसके स्टडी हम लोगों ने एनएमआर की सहायता से करी। ये क्या है आपका, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ग्राफ है, ये मान सकते हैं आप लोग। सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है, आपकी कॉस्मिक रेज की होती है। उसके बाद कौन आता है आपका, गामा रेज आते हैं, फिर एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव्स। और इसी रेडियो वेव के रीजन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपकी एनएमआर को स्टडी करते हैं। माइक्रोवेव में जनरली आप लोग कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, आपकी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड रीजन में आप लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। यूवी विजिबल में आप लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग रीजन है, किसके बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट कर रहा है, एनर्जी, या फिर आप लोग मान सकते हैं वेवलेंथ के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, आपकी रेडियो वेव्स की होती है, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, आपकी कॉस्मिक रेज की। तो जो हम लोग एनएमआर स्टडी करने वाले हैं वो किस रीजन में स्टडी करने वाले हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैनी एटॉमिक न्यूक्लियर हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड स्पिन। क्या बोल रहा है कि कोई एटॉमिक न्यूक्लियर है, उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने बोला स्पिन। द न्यूक्लियर बिहेव एज देवर स्पिनिंग। तो जो न्यूक्लियर है वो कैसे बिहेव करती है, जैसे वो घूम रही है, स्पिन कर रही है अपनी ही एक्सिस पे रोटेशन। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर है तो ये क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पे चारों तरफ घूम रही है या फिर स्पिन कर रही है, और इसी स्पिनिंग की वजह से जनरेट होता है उनके एंगुलर मोमेंटम। दे हैव एंगुलर मोमेंटम, ये सब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। The total angular momentum of a spinning nucleus depends on its spin या फिर spin number। तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम है या फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करता है, इसके स्पिन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पिन नंबर आई। और इसी आई को आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस चैप्टर क्या होगा, ये न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। जो स्पिन नंबर है उसकी वैल्यू हो सकती है 0 से
0 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 5/2 भी हो सकती है। या तो इंटीग्रल वैल्यू होगी या फिर हाफ इंटीग्रल वैल्यू होगी। किस पे डिपेंड करती है? ये उसके मास नंबर पे डिपेंड करती है और एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो एटम के जो एटॉमिक नंबर होगा, उसका मास नंबर होगा, उसी बेसिस पे उसकी क्या होगी, आपकी आई की वैल्यू होगी। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आई की वैल्यू 0 है तो क्या होगी आपकी स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई, और इसके अगर स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई है तो हम लोग उसको एनएमआर स्टडी नहीं कर सकते। केवल स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एनएमआर की मदद से स्टडी कर सकते हैं। तो अगर एन आई की वैल्यू 0 है तो वो सभी की सभी क्या होगी, इनएक्टिव। अगर आई की वैल्यू इंटीग्रल या फिर हाफ इंटीग्रल हो तो वो सभी क्या हो जाएगी, आपकी एक्टिव न्यूक्लियाई। यहाँ देखें, अगर मास नंबर ऑड है, एटॉमिक नंबर ऑड या इवन है, तो जो आई की वैल्यू है क्या होती है, आपकी हाफ इंटीग्रल होती है। वहीं अगर मास नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर ऑड है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आपकी इंटीग्रल। लेकिन अगर दोनों ही क्या है, इवन है, तो आपकी जो आई की वैल्यू क्या है, आपकी 0 है। इसका मतलब क्या होगा, आपका स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियर। तो जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से फ्रेम होता है जनरली। पहला क्वेश्चन तो ऊपर वाले पेज से बन सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हम लोग एनएमआर को स्टडी करते हैं, तो आप किस में स्टडी करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में। सेकंड हम लोग देखें कि कौन सी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होती है, कौन सी स्पिन इनएक्टिव होती है। तो अगर आई की वैल्यू 0 है, और आई की वैल्यू 0 किस केस में आती है, जब उसका मास नंबर भी इवन होता है और एटॉमिक नंबर भी इवन होता है, उस केस में आई की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। और ये सभी क्या होती है, आपकी स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई। इसलिए 12 कार्बन एनएमआर हम लोग नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि जो इसका स्पिन नंबर है वो क्या होता है, 0। या फिर 12 कार्बन क्या होती है, आपकी स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई होती है। बाकी को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब क्या होती है, आपकी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपकी 1H 13 कार्बन 15N 19F 31P। इनके लिए जो आई की वैल्यू क्या होती है, आपकी हाफ होती है। वहीं 11B 35Cl के लिए क्या होती है, 3/2 होती है। और 17O के लिए क्या होती है, आपकी 5/2। यहाँ पे इनको ध्यान रखना है। 14N2H के लिए क्या होती है, 1। और 10B के लिए क्या होती है, 3। तो देखिए 1H के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, आपकी हाफ। 2H के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, 1। वहीं 15N के लिए हाफ हो गई, और 14N के लिए कितनी होगी, 1। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है आपके लिए 13B 11B। क्या याद रखना है, 11B। 11B के लिए कितनी होती है, आपकी 3/2। और वहीं 10B के लिए कितनी होती है, आपकी 3। इनको तो आपको पढ़ना ही है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 35Cl के लिए भी कितनी होती है, आपकी 3/2। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर है जिनके लिए आपको आई की वैल्यू याद रखनी है। तो 1H के लिए कितनी हो गई, हाफ। 2H के लिए 1। 15N के लिए हाफ। 14N के लिए 1। 11B के लिए 3/2। 10B के लिए 3। और 35Cl के लिए 3/2। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। चलिए अब थोड़ा हम लोग अच्छे से समझते हैं कि आखिर में हम लोग कैसे स्टडी करते हैं एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर। तो जो सर्कुलेशन ऑफ अ चार्ज जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हो रहा है, आपकी स्पिन जो आपकी न्यूक्लियर है वो क्या कर रही है, स्पिन कर रही है। उसके वजह से वो चार्ज का जनरेट करता है, एक इलेक्ट्रिक करंट करता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, जनरेट करता है, जो कि एसोसिएटेड होता है एक मैग्नेटिक फील्ड से। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पढ़ते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो यहीं पे वो क्या कह रहा है, अगर एक न्यूक्लियर है वो स्पिन कर रही है तो उसके सर्कुलेशन ऑफ चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, जो कि एसोसिएट होगा उसके मैग्नेटिक फील्ड से। इस वजह से जो न्यूक्लियर है वो कैसा बिहेव करेगी, आपका टिनी बार मैग्नेट। और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा एक, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट विथ म्यू। ठीक है। तो आपकी जो न्यूक्लियर है वो स्पिन कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रही है, उसकी वजह से उसमें मैग्नेटाइजेशन आ रहा है, इसलिए वो कैसे बिहेव कर रही है, टिनी बार मैग्नेट विथ अ मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अभी तक हम लोगों ने उस न्यूक्लियर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है। तो जो मैग्नेटिक न्यूक्लियर है, अभी हम उसको क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक न्यूक्लियर। क्यों? क्योंकि जो स्पिन की वजह से उसके अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन जनरेट हो रहा है। और रैंडमली ओरिएंटेड, ये सब क्या है, आपकी रवि रैंडमली ओरिएंटेड है, इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑल द स्पिन स्टेट ऑफ अ गिवन न्यूक्लियस आर ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। तो अभी इस केस में ये सब क्या है, एक ही एनर्जी की है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इनको डीजनरेट स्पिन स्टेट्स। ठीक है, बात समझ में आई। अभी क्या हो रहा है, देखिए तीन चीज पढ़ी। जो न्यूक्लियर है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है स्पिन। स्पिन की वजह से चार्ज, जो न्यूक्लियर में चार्ज होता है उस स्पिन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, और उसी से एसोसिएटेड है आपका मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और जो आपकी स्पिन न्यूक्लियर है वो कैसे, जो न्यूक्लियर है वो कैसे बिहेव कर रही है, टिनी बार मैग्नेट विद अ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। विथआउट, हम लोगों ने अभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो सारी स्पिन स्टेट्स क्या होगी, रैंडमली ओरिएंटेड होगी, या फिर एक ही एनर्जी की होगी। इसको हम बोल सकते हैं डीजनरेट एनर्जी स्पिन स्टेट्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हर एक न्यूक्लियस के लिए जो द नंबर आई इज अ फिजिकल कांस्टेंट एंड देयर आर 2i+1 अलाउड स्पिन स्टेट। टोटल अलाउड स्पिन स्टेट्स कितनी है, 2i+1 विद इंटीग्रल डिफरेंसेस रेंजिंग फ्रॉम +i टू -i। तो 2i+1 की जो वैल्यू है वो कहां से कहां वेरी करेगी, +i से -i। जैसे मान लीजिए प्रोटॉन के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो अगर मैं 2i+1 में इसको वैल्यू पुट पर करूं तो 2i+1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2।
किससे वैरी करती है, प्लस आई से लेके माइनस आई। तो आई के लिए वैल्यू कितनी थी, वन, एच के लिए हाफ, तो प्लस हाफ से लेके कहां तक वैरी करेगी, माइनस हाफ। तो जो हाइड्रोजन के लिए जो टोटली अलाउड स्पिन स्टेट्स हैं वो कितने हो गए, दो, और कौन कौन से हो गए, प्लस हाफ और माइनस हाफ। वहीं अगर हम क्लोरीन के लिए देखें तो आई की वैल्यू कितनी होती है, 3/2। तो 4 अलाउड स्पिन स्टेट हो गए, तो कौन कौन से हो गए, -3/2, माइनस हाफ, +3/2, प्लस हाफ। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियस में हैव अ क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन। क्या बोल रहा है, स्पिन है, जो न्यूक्लियर का स्पिन है या तो वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है। क्लॉकवाइज को हमने क्या बोला, हाफ, और काउंटर को क्या बोला हमने, माइनस हाफ। एंड द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट इन द टू केसेस आर पॉइंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी मैंने ऊपर बताया कि जो स्पिन की वजह से न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जो जनरेट हुआ है, ठीक है, दो केसेस बनते हैं, या तो वो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में हो, ये जो म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर ये इसके अपोजिट में। In an applied field, magnetic field, all protons have their magnetic moments either aligned with the field or opposed to it. या तो सभी स्पिन जो न्यूक्लियाई है जो स्पिन कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या फिर अपोजिट। अगर अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लस हाफ या फिर अल्फा एनर्जी स्टेट। और अगर अपोजिट में है, बी नॉट का मतलब इसको एच नॉट भी लिखते हैं, ये है हमारा एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक मोमेंट तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा स्टेट या फिर माइनस हाफ स्टेट। द स्पिन स्टेट हाफ अल्फा स्टेट इज ऑफ लोअर एनर्जी। तो प्लस हाफ या फिर अल्फा स्टेट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट। क्यों, क्योंकि ये अलाइनमेंट में है किसके, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, और जो अपोज कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, इसलिए उसको हम लोग क्या बोला, माइनस हाफ या फिर बीटा स्टेट। तो आपको ध्यान रखना है कि एक न्यूक्लियर है, स्पिन कर रही है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर रही है। अब वो दो तरह से स्पिन कर सकती है, फिर क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। जब आपने मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाई किया एक्सटर्नल, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ है एक न्यूक्लियर में, या तो वो उसी डायरेक्शन में होगा जिसको हमने क्या बोला, अल्फा स्टेट, या फिर वो उसके अपोज में होगा जिसको हमने क्या बोला, बीटा स्टेट। बीटा स्टेट कौन सी हो जाएगी, आपकी हायर एनर्जी स्टेट, और जो अल्फा स्टेट है वो क्या हो जाएगी, आपकी लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए नो फील्ड है तो सारी जो न्यूक्लियाई है वो क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड है, लेकिन जैसे फील्ड अप्लाई करी तो कुछ क्या होगी उसके अपोज में होगी और कुछ क्या होगी उसके सेम डायरेक्शन में अलाइनमेंट होगी। When a magnetic nucleus with spin number I is placed in a uniform magnetic field, its magnetic dipole या फिर magnetic moment बोल सकते हो, may assume any one of the 2I+1 orientations with respect to the direction of the applied magnetic field H, and the system is said to be quantized। ठीक है, अब देखिए दो एनर्जी स्टेट बन गई, एक बन गई बीटा स्पिन स्टेट हाई एनर्जी स्टेट, एक बन गई लो स्पिन स्टेट अल्फा स्पिन स्टेट। अब हमने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो जो न्यूक्लियाई सेम डायरेक्शन में अलाइनमेंट, सेम डायरेक्शन में जिन्होंने अपना मैग्नेटिक मोमेंट को अलाइन किया वो किस में आ जाएंगे, आपकी लो स्पिन स्टेट में, अल्फा स्पिन स्टेट में, और जो अपोज करेंगे वो किस में आ जाएगा, आपके अगेंस्ट द फील्ड में। और ये पूरा सिस्टम क्या है आपका, क्वांटाइज्ड है, एक फिक्स एनर्जी डिफरेंस हमेशा इनमें मेंटेन रहता है। ठीक है, वापस यहाँ पे ये शो गया, ये क्या है आपकी रैंडमली ओरिएंटेड है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो कुछ क्या होगी, सेम डायरेक्शन में तो उनको बोल दिया हमने प्लस हाफ, और कुछ अपोजिट में तो हमने क्या बोल दिया, माइनस हाफ। ठीक है, इसमें से हमको भी समझना है, इससे क्वेश्चन जनरेट ज्यादा नहीं होते। जैसे देखिए हम लोग अगर एच की बात करें, 1H के लिए जो आई की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, तो हमने बताया था 2I+1 में अगर वैल्यू पुट करोगे तो कितनी आएगी, 2, या फिर प्लस हाफ हो सकता है या फिर माइनस हाफ। तो दो एनर्जी स्टेट बन गई, प्लस हाफ विद द फील्ड, माइनस हाफ अगेंस्ट द फील्ड। नो फील्ड थी तो जो एनर्जी स्टेट थी वो कैसी थी, डीजनरेट। ठीक है, वहीं अगर हम 35Cl की बात करें तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, 3/2। अभी 2 × I+1, तो 2 × 3/2 + 1 कितना आ गया, 4 अलाउड। तो 4 क्या हो जाएगी इसकी, अलाउड स्पिन स्टेट, प्लस I2 माइनस आई। तो प्लस आई मान लीजिए 3/2 है तो फिर प्लस हाफ, माइनस आई क्या हो जाएगा, -3/2 और माइनस हाफ, -1 हो। तो ये चार एनर्जी स्टेट बन गई किसके लिए, 35Cl की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब है थोड़ा आपका मैथमेटिकल पोर्शन। जो एनर्जी डिफरेंस है दो एनर्जी स्टेट के बीच में, वो किसका फंक्शन है, आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अभी अगर हम पढ़ेंगे कि जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा या फिर डिपेंड करता है किस पे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे। जितना ज्यादा आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा दो एनर्जी स्पिन स्टेट के बीच में, उतनी क्या होगी आपकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगी। फॉर्मूला क्या है, गामा इक्वल्स टू 2πμ/hi। न्यू क्या है आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, आई स्पिन नंबर, एच क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट, और गामा क्या है आपका मैग्नेटोगायरिक रेशियो। ये हर न्यूक्लियर के लिए इंडिविजुअली अलग होता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, कार्बन के लिए अलग होगा, और फिक्स होता है। ठीक है, न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर वेरी करता है। या फिर हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखिए तो ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्या है इसका फॉर्मूला, गामा H0/2π। यहाँ गामा नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका μH0/hi, एच ऊपर ले जाओगे तो एच न्यू क्या बन गया, डेल ई,
और डेल ई क्या हो गया आपका म्यू एच नॉट अपॉन आई। एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या पता चला, डेल ई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एच नॉट के। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी एनर्जी डिफरेंस होगी। अगर अगर 1 एच और 13 कार्बन के लिए आई की वैल्यू पुट करें तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा क्या आ जाएगा आपका 2 म्यू एच, क्या आ जाएगा 2 म्यू एच म्यू। तो ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जनरली आईआईटी जेम नेट गेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीजीटी लेवल में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मुलाज दे देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन डेल्टा ई। ये जो एनर्जी गैप है वो क्या है, डेल्टा ई, या फिर एनर्जी ट्रांजिशन, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ट्रांजिशन के लिए उसको भी क्या बोल सकते हैं आप लोग, डेल्टा ई। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगा आपका एनर्जी का डिफरेंस होगा। दैट मींस द स्ट्रॉन्गर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड द ग्रेटर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द पॉसिबल स्पिन states. The stronger the field, the greater will be the tendency of the nuclear magnetic dipoles to remain aligned with it and higher will be the energy required for transition. और उतनी ही ज्यादा हमको एनर्जी चाहिए होगी ट्रांजिशन के लिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो जो नीचे वाली स्पिन स्टेट है वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, अलाइनमेंट में होगी जो हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है, डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ठीक है, अभी तक हमने समझा कि कौन सी तो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होती है, कौन सी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होती है, हम लोग कैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके दो स्पिन स्टेट या फिर दो एनर्जी स्टेट में उनको डिवाइड कर देते हैं। कैसे हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आपका एनएमआर सिग्नल ऑब्जर्व होता है, कैसे अब वो ट्रांजिशन होता है। अभी तक हमने सिर्फ दो एनर्जी स्टेट बनाई है, अब क्या होगा आपका, अब ट्रांजिशन होगा लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में। और वो कब होगा, जब हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देंगे और वो एनर्जी आपकी न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब करेगी तो आपका क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। देखिए, प्रोटॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी बिकॉज दे बिगिन टू प्रोसेस इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो स्पिन जो न्यूक्लियाई है वो अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अभी हम लोग एक बार पढ़ते हैं, द फिनोमेनन ऑफ प्रिसेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्पिनिंग टॉप। लट्टू सबने देखा है, तो पहले पहले आप लोग उसको घुमाएंगे तो क्या करेगा, अपने स्पिन अपने एक्सिस पे घूमेगा। लेकिन जैसे जैसे वो स्लो होता जाएगा तो वो क्या करने लग जाएगा, वॉबल करने लग जाएगा, लड़खड़ाने लग जाएगा। आपने देखा होगा कि वो ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है, ये जो मोशन है ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है। आपने देखा होगा, आपने कड़े को भी देखा होगा कि आप कड़े को एक बार एकदम से घुमाओगे तो क्या करता है, अपने एक्सिस पे अच्छे से घूमता है। लेकिन जैसे जैसे मोशन स्लो होता जाता है वो क्या करने लग जाता है, वॉबल करने लग जाता है, गिर मतलब गिरने लग जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड द टॉप बिगिंस टू वॉबल और प्रिसेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मोशन को प्रिसेशन मोशन अबाउट इट्स एक्सिस। तो सेम बिहेवियर कौन करता है, आपका स्पिनिंग न्यूक्लियस करता है, behaves in a similar fashion under the influence of applied magnetic field। तो क्या कर रहे हैं आप लोग, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो उसके वजह से वो अपने एक्सिस पे तो घूमता ही है, साथ ही साथ क्या करने लगता है, वो प्रिसेशन मोशन भी शो करने लग जाता है। When the magnetic field is applied, the nucleus begins to precess about its own axis of spin। अपने ही एक्सिस, अपने ही स्पिन के एक्सिस के अराउंड वो क्या करने लग जाता है, मोशन करने लग जाता है, प्रिसेस या फिर प्रिसेशन करने लग जाता है। और उससे अटैच्ड होती है एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने एनएमआर में लार्मर फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी, तो व्हाट डू यू मीन बाय लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द न्यूक्लियस बिगिंस टू प्रिसेस अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ स्पिन। अपने एक्सिस पे तो घूम ही रहा है, साथ ही साथ क्या करता है, वो चारों तरफ भी घूमने लग जाता है। जैसे अर्थ को देखा होगा आपने कि वो अपने एक्सिस पे तो घूमती है, साथ ही साथ क्या करती है, वो अर्थ के सन के भी अराउंड घूमती है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या ये सन है, तो एक वॉबलिंग या फिर स्पिन क्या कर रहा है, अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। देखिए, ये अपने एक्सिस पे तो घूम ही रहा है, इस वाले को हम लोग क्या बोला, स्पिन कर रहा है अपने न्यूक्लियस, और साथ में साथ क्या कर रहा है, वॉबल कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिसेशन मोशन। और इस प्रिसेशन मोशन से अटैच्ड होती है एक आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको आप बोलते हो लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप, the frequency at which a proton presses is directly proportional to the strength of the applied magnetic field। इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो हमने अप्लाइड किया है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी तो जो प्रिसेशन मोशन या फिर लार्मर फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी आपकी, उतनी ही ज्यादा होगी। द स्ट्रॉन्गर द अप्लाइड फील्ड द हायर द रेट या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसेशन। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। सिंस द न्यूक्लियस हैज अ चार्ज, आप सबको पता है, हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि न्यूक्लियस के पास क्या चार्ज है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और उसी से अटैच्ड क्या हो रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। द प्रिसेशन जनरेट्स एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी इफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव ऑफ दिस फ्रीक्वेंसीज आर सप्लाइड। अब देखिए, हमने क्या बोला था, हम लोग एनएमआर किसमें स्टडी करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में। तो अब हम जो रेडिएट करेंगे न्यूक्लियस को या मॉलिक्यूल को, वो किस
एनर्जी किस रीजन में रेडिएट करेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में। तो इफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स ऑफ दिस फ्रीक्वेंसीज आर सप्लाइड टू द प्रीसेसिंग प्रोटॉन द एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड। मान लीजिए अब वो क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, उस वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, किस फ्रीक्वेंसी की, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो रोटेट कर रहा है। तो अगर उसी फ्रीक्वेंसी की रेडियो फ्रीक्वेंसी हम लोग उसको देंगे तो क्या करेगा, प्रोटॉन अब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में। और मैंने बोला था एनएमआर कैसी है, आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो हमको पता चल जाएगा कि वो किस रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसी से हम लोग पता लगा लेंगे कि कौन सी न्यूक्लियाई किस रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में एब्जॉर्ब करती है। हर न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, वो हमको याद रखनी है। उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल में चाहे मिथाइल ग्रुप है या कोई और एल्डिहाइड ग्रुप है, प्रोटोनिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये हम लोग को पता चल जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसी एब्जॉर्प्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। एंड द न्यूक्लियस इज सेड टू हैव रेजोनेंस विद द इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियाई है वो अपनी स्पिन पे रोटेट कर रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, एक प्रिसेशन मोशन कर रहा है, और इस प्रिसेशन मोशन से जुड़ी हुई होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पे कितनी दे रखी है, 60 M/H। ठीक है। तो अब अगर हम लोग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एच न्यू या फिर जो न्यू है कितना है, 60 है, उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से इरिडिएट करते हैं जो मैच करती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। तो जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और क्या करेगा, वो दूसरे स्पिन स्टेट में चला जाएगा। नीचे वाला कौन सा था, अल्फा या फिर प्लस हाफ, ऊपर कौन है आपका, बीटा या फिर माइनस हाफ। तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, वो एब्जॉर्ब करके आपके बीटा स्टेट में। देखिए फॉर प्रोटॉन इफ द अप्लाइड फील्ड इज दिस, जो अप्लाइड फील्ड कितना किया अपन ने, 1.41 टेस्ला, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसेशन है वो कितनी होती है आपकी, 60 होती है। द प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू गामा एच नॉट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। और गो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। तो यहाँ से पता चलेगा ओमेगा नॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके इनकमिंग फ्रीक्वेंसी की। तो जितनी आपकी क्या होगी, इनकमिंग सॉरी, जितनी ज्यादा क्या होगी आपकी लार्मर फ्रीक्वेंसी होगी, तो उतनी ही क्या होगी आपकी इरेडिएशन फ्रीक्वेंसी होगी। तभी आपका प्रोटॉन क्या करेगा, जो आने वाली रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्पिन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड फ्लिपिंग। फ्लिपिंग को कहा गया क्योंकि प्लस हाफ से कहां पे चला गया, माइनस हाफ, स्पिन स्टेट फ्लिप हो गया, इसलिए इसको हमने क्या बोला, इसको फ्लिपिंग ऑफ द प्रिसेसिंग न्यूक्लियस। देखिए नीचे वाला अल्फा स्टेट था, ऊपर वाला बीटा स्टेट था, हम लोगों ने इरेडिएट किया तो क्या हो गया, एक्साइटेशन हुआ। इसी फिनोमेनन को क्या बोला अपन ने, वहां पे रेजोनेंस। इसी फिनोमेनन को क्या बोला, रेजोनेंस। अब क्या होगा, हम लोग को जो एब्जॉर्ब हुई फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग स्टडी कर लेंगे। अब कुछ देर बाद क्या होगा, हम लोग जो एक्सटर्नल सोर्स था जिससे हम लोग इरेडिएट कर रहे थे सैंपल को, हम बंद कर देंगे। तो क्या करेगा, वापस से क्या होगी, आपके जो ऊपर वाली स्टेट से जो न्यूक्लियाई थी वापस नीचे स्टेट में आएगी, कुछ रेडिएशन को क्या करेगी, वापस से उतनी ही रेडिएशन को एमिट करेगी जो एब्जॉर्ब करेगी। तो द रेडिएशनलेस ट्रांजिशन बाय व्हिच अ न्यूक्लियस इन एन अपर स्पिन स्टेट रिटर्न्स टू लोअर स्पिन स्टेट और कॉल्ड रिलैक्सेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, रिलैक्सेशन प्रोसेस। तो ऊपर जाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हो, रेजोनेंस, और नीचे वाले आने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हो, रिलैक्सेशन प्रोसेस। तो आपको टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि हम लोग कैसे एनएमआर सिग्नल, कब पता चलेगा कि एनएमआर सिग्नल देंगे नहीं देंगे। तो आप लोगों ने भी ऊपर पढ़ा कि अगर स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है तो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई है, अगर स्पिन इनएक्टिव है तो हम लोग उससे एनएमआर की स्टडी नहीं कर सकते। फिर हमने क्या पढ़ा कि हर न्यूक्लियाई होती है, उसकी स्पिन होती है, उससे अटैच होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। फिर हमने पढ़ा कि हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट देंगे एक्सटर्नल, तो उसकी वजह से दो स्पिन स्टेट क्रिएट होंगे। फिर क्या पढ़ा हमने कि मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से क्या करता है, जो न्यूक्लियाई है वो वॉबल करने लगेगी, प्रिसेस करने लगेगी। और किस फ्रीक्वेंसी से प्रिसेस करेगी, लार्मर फ्रीक्वेंसी से। और अगर हम लोगों ने उसी फ्रीक्वेंसी से उसको रेट किया तो ट्रांजिशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन या फिर रेजोनेंस की वजह से ही हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, पॉपुलेशन डेंसिटीज। तो बोल्ट्जमान एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था कि कब अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट में कितनी कितनी पॉपुलेशन होगी। जैसे थर्मल एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम रूम टेम्परेचर इज सफिशिएंट टू पॉपुलेट बोथ ऑफ दीज एनर्जी लेवल्स। क्या बोल रहा है कि रूम टेम्परेचर पे ही इतनी थर्मल एनर्जी अवेलेबल होती है कि वो दोनों स्पिन स्टेट को सफिशिएंटली पॉपुलेट कर पाए। मतलब सफिशिएंटली जो न्यूक्लियर है वो दोनों ही आपके स्पिन स्टेट में मौजूद रहेगी। क्यों? Since the energy separation between the two levels is small. There is, however, a slight excess of nuclei in the lower energy spin state. हमेशा क्या करेगी, आपकी कुछ न्यूक्लियाई है जो लोअर स्पिन स्टेट में ज्यादा होगी कंपेरेटिवली टू हायर स्पिन स्टेट। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। इसी डिफरेंस को हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं, आपके बोल्ट्जमान इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है n अपर अपॉन n लोअर इक्वल्स टू e टेंस टू पावर माइनस del E अपॉन kT।
तो H क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, K क्या है आपका मॉलिक्यूलर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट नहीं है, और T क्या है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या आता है, इन अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन न्यूक्लियाई देयर आर ओनली 9 मोर न्यूक्लियाई इन द लोअर स्पिन स्टेट। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 मिलियन न्यूक्लियाई है, कितनी न्यूक्लियाई है, 2 मिलियन न्यूक्लियाई है, तो केवल 9 न्यूक्लियाई ज्यादा होगी किसमें, आपके लोअर स्पिन स्टेट में सिर्फ 9 न्यूक्लियाई ज्यादा होगी। The excess nuclei are the ones that allow us to observe resonance, और यही वो excess nuclei है जिसकी वजह से रेजोनेंस फिनोमेनन होता है। तो केवल 2 मिलियन न्यूक्लियाई में केवल कितनी ज्यादा होती है, आपकी 9 न्यूक्लियाई ज्यादा होती है लोअर स्पिन स्टेट में। If the population of the upper and lower state becomes exactly equal, we observe no net signal। अगर दोनों स्पिन स्टेट में क्या होगी, आपकी पॉपुलेशन इक्वल हो गई, तो कोई भी सिग्नल मिलेगा, कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा, और इस फिनोमेनन को बोलते हो आप सैचुरेशन। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछे इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन वी विल नॉट गेट एनी एनएमआर सिग्नल, तो ऑप्शन दे सकता है वो फ्लिपिंग, सैचुरेशन, रिलैक्सेशन और रेजोनेंस। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, सैचुरेशन। Therefore, the very small excess of nuclei in the lower spin state is quite important to NMR spectroscopy। इसलिए अगर आपको NMR स्टडी करनी है तो हमेशा a little excess of nuclei कहाँ पे होनी चाहिए, आपकी lower spin state में होना चाहिए। If we increase the operating frequency of the NMR instrument, the energy difference between the two state increases, which cause an increase in this axis। ये important point है। जैसे जैसे आप लोग हायर क्लास में जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग PhD करेंगे, जब रिसर्च करेंगे, तो आप जब NMR करते हैं तो वहां पे क्या होता है, डिफरेंट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के NMR होती है। जैसे मान लीजिए कोई 400 पे काम करता है, कोई 600 पे काम करता है, तो अगर आपके पास एक तो बहुत ही कम क्वांटिटी में सैंपल हो, या फिर आप उस न्यूक्लियाई को स्टडी करने वाले हो जिसकी नेचुरल अबंडेंस कम हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की एनएमआर पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्यों, जिस वजह से क्या होता है, जो दो स्पिन स्टेट है उनकी एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाती है, जिस वजह से जो लोअर स्पिन स्टेट है उसमें क्या होती है, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से आपको जो सिग्नल मिलता है वो काफी क्लीन मिलता है। तो अभी आप लोग जब हायर स्टडी में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो हम लोग 13 कार्बन एनएमआर है, आप एक 400 में पढ़ के करके देखिएगा, एक 600 में करके देखिएगा। तो जब आप लोग 600 जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं, तो वहां पे आपको कंपेरेटिवली बहुत अच्छा सिग्नल मिलता है जब आप 400 पे काम करते हैं। तो ये सब आपकी रिसर्च की बात है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो मेन था वो हमारा क्या था, एक तो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में पढ़ते हैं, और स्पिन एक्टिव और इनएक्टिव न्यूक्लियाई क्या होती है। बाकी ये सब आपके नॉलेज के लिए है, इससे बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बाकी इंपॉर्टेंट क्या था आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि रेजोनेंस क्या होता है, फ्लिपिंग क्या होती है, सैचुरेशन क्या होता है, और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कई बार वो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन का भी फॉर्मूला हो सकता है। और 3 फॉर्मूले जो आपको मैंने बताया, गारो मैग्नेटिक रेशियो का, और डेल्टा ई का H0 के साथ, और लार्मर फ्रीक्वेंसी का 2π। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम लोग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, इसका केमिकल शिफ्ट, जो असली में बताता है कि कौन सी न्यूक्लियाई कहाँ पे ऑब्जर्व होगी। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। इस पूरी की पीडीएफ मैं एक साथ लास्ट में आपको डाल दूंगा, जब 4 या 5 पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, और अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।